गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। अभी थोड़ी देर में ये प्रोग्राम को हम स्टार्ट करेंगे। जैसा कि पिछले वीक हमने शुरू किया था, दो सेशन में हमने इसको डिवाइड किया था कि कार्डियक इमरजेंसी में आप कैसे फर्स्ट एड कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट एपिसोड था उसमें हमने जो हार्ट अटैक के जो प्राइमरी लक्षण होते हैं और उसका जो भी प्राथमिक उपचार या फर्स्ट एड हो सकता है जो आप घर पे प्रोवाइड कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा किया था। एक शॉर्ट ब्रीफ में दोबारा दे देता हूं कि जो भी हार्ट अटैक के पेशेंट होते हैं, अगर आपको लगता है कि हार्ट अटैक के लक्षण है जिसका डिटेल मैंने पिछले सेशन में बताया था, तो आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल की तरफ रश करना है। और जो फर्स्ट एड में ट्रीटमेंट बताया था मैंने कि 2-3 तरह की मेडिसिन, जैसे इकोस्प्रिन 300 मिलीग्राम की चबा के टैबलेट खानी है, क्लोपिडोग्रिल 300 मिलीग्राम की, और एट्रोवेस्टेटिन जो स्टेटिन हम लोग कॉमनली जानते हैं उस टैबलेट को 80 मिलीग्राम की एक टैबलेट या 40 मिलीग्राम की 2 टैबलेट आपको खानी है। और इमिडिएटली जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है और प्रीफरेबली अगर कार्डियक सेंटर आपके पास में है तो वहाँ मूव करना है, ताकि जो भी नेक्स्ट लेवल ऑफ ट्रीटमेंट है, नेक्स्ट इलाज है, वो इमिडिएटली शुरू हो सके और जीवन शक्ति को बचाया जा सके या हार्ट के डैमेज को जितना संभव हो बचाया जा सके। उसी श्रेणी में आज जो सेकंड सेशन है उस पे दो टॉपिक्स हैं, जैसे अचानक सांस का फूलना जिसको हम लोग एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर बोलते हैं। ये 2 तरह के मरीजों में हो सकता है, जिनमें पहले से हार्ट की बीमारी पता हो और हार्ट की पंपिंग लो रही हो, और दूसरा ऐसे मरीज हो सकते हैं कि अचानक किसी को हार्ट अटैक हुई और उस समय ही अचानक सांस फूलने लगी। तो उसमें एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर विथ पल्मोनरी एडिमा, चाहे पहले से हार्ट की बीमारी हो उस पेशेंट में, या पहले से कोई बीमारी नहीं रही और उस समय हार्ट अटैक हुआ, उसके बाद पल्मोनरी एडिमा और एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर डेवलप करके उस तरह के पेशेंट्स का डिस्कशन थोड़ा बहुत करेंगे अलॉन्ग विद द फर्स्ट एड ट्रीटमेंट। और दूसरा एक है जो कार्डियक अरेस्ट, जिस पर मैंने एक सेपरेट सेशन पहले भी किया था, उसका एक ब्रीफ आउटलाइन में देने की कोशिश करूँगा। तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर अभिषेक नमन हार्ट गढ़वा पटना से। हमारा मोबाइल नंबर है 9199448999। तो सबसे पहले जो एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर होता क्या है और वो कैसे पल्मोनरी एडिमा कराता है, लंग्स में कैसे पानी इकट्ठा करता है, उसका एक ब्रीफ आउटलाइन में देता हूँ। पहले भी ये डायग्राम मैंने आपको बताया है कि जैसे हार्ट हुआ, ये हमारा हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। ये दाहिने तरफ के ऊपर का चैम्बर जिसको हम लोग राइट एट्रियम बोलते हैं, दाहिने तरफ का नीचे का चैम्बर जिसको हम लोग राइट वेंट्रिकल बोलते हैं, ये बाएं तरफ के ऊपर का चैम्बर जिसको लेफ्ट एट्रियम, और बाएं तरफ नीचे का चैम्बर जिसको लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं। दाहिने तरफ हमारा जो भी इम्प्योर ब्लड है, जो शरीर में इस्तेमाल किया हुआ ब्लड है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, उस तरह का ब्लड दाहिने तरफ चैम्बर में रिसीव होता है, जमा होता है 2 नसों से, जिसको नीचे वाले बॉडी के पार्ट से, ये इस नस से जिसको इंफीरियर वेना कावा बोलते हैं, और ऊपर वाले बॉडी के पार्ट से इस वाले नस से जिसको हम लोग सुपीरियर वेना कावा बोलते हैं। वहाँ से दोनों चैनल से ये ब्लड हमारा राइट एट्रियम में इम्प्योर ब्लड जो गंदा खून है वो इकट्ठा होता है,
वहाँ से फिर राइट वेंट्रिकल में आता है नीचे वाले चैम्बर में, और यहाँ जब ये चैम्बर पंप करता है तो ये ब्लड यहाँ से निकलता हुआ ये पल्मोनरी आर्टरी, जो पल्मोनरी आर्टरी में जो लंग्स को ब्लड लेके जा रही है, पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ दोनों लंग्स में सफाई के लिए चला जाता है। तो इसमें जो ब्लड है वो इम्प्योर ब्लड है, कहने का मतलब ऑक्सीजन की मात्रा कम है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है। ये आपके लंग्स में दोनों तरफ गया। ये जो मैंने ग्रीन कलर से, जैसे ब्लू कलर से डिनोट करना चाहिए था, बट ग्रीन कलर से मैंने डिनोट किया है, ये इम्प्योर ब्लड को दर्शा रहा है। और जब एक बार यहाँ पे लंग्स में ब्लड गया तो वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा उसमें जुड़ती है, ऑक्सीजन ऐड होता है ब्लड के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड आपके ब्लड से बाहर निकलता है, और खून की सफाई होने के बाद जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है इसलिए वो लाल रूप में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है। तो ये लाल रंग का ब्लड जो लंग्स से सफाई होने के बाद आ रहा है दोनों तरफ के लंग्स से, 4 नसों के द्वारा बाएं तरफ के ऊपर के चैम्बर लेफ्ट आर्टरियम में आता है, जिसको हम लोग पल्मोनरी वेन बोलते हैं 4 नसों को, और ये लेफ्ट आर्टरियम ये लेफ्ट साइड के ऊपर वाले चैम्बर में आता है। वहाँ से ये प्योर ब्लड, साफ ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, ये बाएं तरफ के नीचे वाले चैम्बर में आता है, और यहाँ से फिर ये आपके जो नस होती है, सबसे बड़ी नस हार्ट से जो निकलती है, ऑर्टा जिसको बोलते हैं, जो पूरे बॉडी को आपको ब्लड सप्लाई देती है, ये ऑर्टा से निकलता हुआ पूरे बॉडी में ब्लड लेके चला जाता है आपके इस्तेमाल होने के लिए, आपके इस्तेमाल करने के लिए। वो ब्रेन, किडनी, मांसपेशियों को, आंतों को और नीचे पैर के सारी नसों को सप्लाई करता हुआ फिर वापस इस सीक्वेंस से इस दाहिने तरफ के चैम्बर में लौट जाता है, और ये सिलसिला अनवरत जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। अब हार्ट फेलियर हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, उसका एक थोड़ा सा ब्रीफ आउटलाइन में दे देता हूँ कि हार्ट फेलियर और एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर क्या होता है। हार्ट फेलियर होता है कि मान लीजिए जो ये बाएं तरफ का नीचे का चैम्बर है, इसकी पंपिंग हम लोग बोलते हैं कि ये 60% के करीब पंपिंग होती है। 60% कहने का मतलब हुआ कि अगर 100 ml अगर ब्लड है, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, तो ये 60 ml ब्लड आपके शरीर में इस्तेमाल होने के लिए इस वाली नस से बाहर फेंक देगा। ये चैम्बर में 100 ml ब्लड है तो 60 ml ब्लड बाहर इस्तेमाल करने के लिए फेंक देगा, 40 ml ब्लड यहाँ पे रुकेगा। एक परिस्थिति मान लीजिए ऐसी होती है जिसमें हार्ट की पंपिंग बहुत ही कम है, 30% है, 25% है, 40% है। उस परिस्थिति में अगर 100 ml ब्लड है तो 30% का इजेक्शन फ्रैक्शन है तो 30 ml ब्लड ही बाहर ये शरीर में इस्तेमाल के लिए बाहर फेंकेगा, और 70 ml ब्लड यहीं पे रुक जाएगा। तो दो इसके असर होते हैं कि 30 ml ब्लड ही बाहर गया तो आपके पूरे शरीर में ब्लड कम पहुंचेगा, जिसके चलते थकान, कंफ्यूजन, नींदरा की अवस्था, जल्दी थक जाना, ये सब परेशानियां होंगी। दूसरी एक परेशानी होगी कि जो ब्लड यहाँ पे रुकना था इस हार्ट के चैम्बर के अंदर, नीचे वाले बाएं तरफ के चैम्बर के अंदर 40 ml, उसके बदले ब्लड जो रुक रहा है वो है 70 ml, लगभग 2 गुना ब्लड रुक रहा है। तो इस परिस्थिति में जो एक्स्ट्रा प्रेशर ये क्रिएट कर रहा है, जितना नॉर्मल प्रेशर होना चाहिए हार्ट के अंदर उससे डबल प्रेशर क्रिएट कर रहा है। इसको अगर मैं आम एग्जांपल देके समझाऊं, कॉमन एग्जांपल देके समझाऊं, तो जैसे पानी अगर बागवानी कर रहे हैं, पानी पटाने के लिए जो नल का पाइप हम लोग यूज़ करते हैं, अगर आगे का मुंह हम बंद कर दें जिसमें आगे पानी की मात्रा कम जा रही है तो पीछे की तरफ से वो पानी फेंकना शुरू करेगा नल के साइड से। उसी तरह यहाँ हो रहा है, चूंकि आगे ब्लड कम जा रहा है तो ये यहाँ पे ज़्यादा ब्लड एक्यूमुलेट हुआ, यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर बना, और इसके ठीक ऊपर का चैम्बर ये आपका लेफ्ट आर्टरियम का चैम्बर है, जो बाएं तरफ ऊपर का चैम्बर, यहाँ का प्रेशर फिर बढ़ेगा, और एक बार जब यहाँ का प्रेशर बढ़ गया तो उसका फाइनल रिफ्लेक्शन होगा कि जो लंग्स से नसें लौट रही थी, पल्मोनरी वेन जिसका मैंने नाम दिया, उसके अंदर ये बैक फ्लो होगा, पीछे की तरफ ब्लड जाएगा, जैसे पानी का पाइप है उसके नल की तरफ से जो पानी निकल रहा था आगे का मुंह दबाने के बाद, तो ये लंग्स में पानी का एक्यूमुलेशन, प्रेशर बढ़ेगा और पानी एक्यूमुलेट होके आपके लंग्स में पानी इकट्ठा हो जाएगा, जो मैंने इस बड़े डायग्राम से दिखाया है। इसमें बाएं तरफ के ऊपर वाले चैम्बर को मैंने हटा दिया है बड़ा करने के लिए, तो ये लेफ्ट वाले चैम्बर का असर बाएं तरफ के ऊपर वाले चैम्बर में हुआ, और ऊपर वाले चैम्बर का असर फाइनल आपके पल्मोनरी वेन और लंग्स पे पड़ा, और लंग्स में पानी इकट्ठा होके आपकी सांस फूलने की समस्या बढ़ेगी। पहले ये समस्या सिर्फ चलने पे होगी, और एक स्टेज आएगा जिसमें कि आपको जब सीवियर थोड़ी कंडीशन हो जाएगी, जब किसी भी कारण से और भी ब्लड की पंपिंग और इफेक्ट हो गई और ज़्यादा पानी एक्यूमुलेट हो गया, तो आपको बैठे बैठे भी समस्या ये बड़ी होने लगेगी,
और ऑक्सीजन की मात्रा जो हम लोग उंगली में लगा के पल्स ऑक्सीमीटर से चेक करते हैं वो 95-99 के करीब होनी चाहिए। वो 90 से भी कम होने लगेगी, आपकी सांस की गति तेज होने लगेगी। ये सारे सिम्टम हैं कि पेशेंट जो हार्ट फेलियर में पहले से था वो एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में जा रहा है। और पल्मोनरी एडिमा मीन्स पानी लंग्स के अंदर भी इकट्ठा हो रहा है, जिसको हम लोग एक्यूट पल्मोनरी एडिमा बोलते हैं। और ये फिर कार्डियक इमरजेंसी बन जाती है कि अगर इमीडिएटली इंटरवीन नहीं किया गया दवाइयों को देने के फॉर्म में, ऑक्सीजन देने के फॉर्म में, या बाईपेप मास्क जो हम लोग लगाते हैं उस सब के फॉर्म में, तो उस परिस्थिति में ये परेशानी बड़ी खड़ी कर सकता है। और कभी कभी ऐसा आता है कि 5 से 10 मिनट के अंदर ही पेशेंट को वेंटिलेटर तक की नौबत भी आ जाती है। तो ये बहुत ही कार्डियक इमरजेंसी एक तरह की है और ये बहुत ही कॉमन सिनेरियो है। पुराना अगर हार्ट का पेशेंट है जिसमें पंपिंग की मात्रा कम है तो ये आपका ये कभी भी प्रिसिपिटेट हो सकता है बहुत कारणों से। किसी कारण से शरीर में इन्फेक्शन हो गया, धड़कन बढ़ गई, आर्टरी फिब्रिलेशन हो गया, मल्टीपल कारण हो सकते हैं। और किसी को हार्ट अटैक हुआ, पहले से कोई बीमारी नहीं थी, हार्ट अटैक हुआ और अचानक इस समय इस वाले पार्ट का हार्ट अटैक हुआ और इसकी पंपिंग अचानक से 60 से गिर के 30% हो गई, तो हार्ट को समय नहीं मिल पाता कि वो उस चीज़ को एकोमोडेट कर पाए, उसको बर्दाश्त कर पाए, और अचानक से पेशेंट हार्ट फेलियर में, एक्यूट हार्ट फेलियर में और पल्मोनरी एडिमा में चला जाता है और वो एक और बड़ी कार्डियक इमरजेंसी हो जाती है। तो ये कुल मिला के आपका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हुआ कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर क्या होता है, पल्मोनरी एडिमा क्या होता है। अब लक्षण क्या क्या होंगे, जैसे मैंने बताया कि चूंकि लंग्स में पानी इकट्ठा हो गया तो जो उसके ऑक्सीजन जोड़ने के, ब्लड में ऑक्सीजन जोड़ने की प्रक्रिया और कार्बन डाइऑक्साइड निकालने की प्रक्रिया है उसमें रुकावट पैदा होगी, क्योंकि पानी एक बैरियर की तरह काम करेगा, उसको इजी एक्सचेंज ऑफ गैसेज नहीं होने देगा, तो सांस की तकलीफ होने लगेगी, तेज सांस चलने लगेगी, धड़कन बढ़ जाएगी ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए बॉडी में। और कभी कभी जब ज़्यादा पानी इकट्ठा हो गया लंग्स के अंदर तो आपके कफ, खांसी की समस्या होगी और कभी कभी खांसी में लाल झाग के साथ बलगम या ब्लड का भी आना का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और ऑक्सीजन की मात्रा अगर ज़्यादा कम हो गई तो आपका शरीर नीला पड़ने लगेगा। जब हम ऑक्सीजन से चेक करेंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा 75, 76, 60, 70 कुछ भी हो सकती है। और पेशेंट को डेफिनेटली जब ऑक्सीजन कम मिल रही है तो घबराहट और बेचैनी होगी, पेशेंट बहुत इरिटेबल होगा, एजिटेटेड होगा, क्योंकि ब्रेन को ब्लड नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, तो ब्रेन से जो कमांड सेंटर्स हैं वहाँ से आपको कंट्रोल खत्म होने लगता है और पेशेंट एजिटेटेड होना शुरू हो जाता है। तो इस परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए कि नॉर्मली आप किसी को हेल्प के लिए बुलाएं, जो भी नियरेस्ट आपके नेबर हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको बुलाएं, इमीडिएटली हॉस्पिटल शिफ्ट करने का प्लान करें। दूसरा है कि इमीडिएटली कोशिश करें कि अगर एम्बुलेंस सर्विसेज अवेलेबल हों, खासकर एडवांस सपोर्ट वाले एम्बुलेंस जिसमें सारी सुविधाएं होती हैं, वेंटिलेटर्स होते हैं, ऑक्सीजन की सिलेंडर्स होते हैं, बाईपेप मास्क होता है, डिफिब्रिलेटर मशीन होती है जो शॉक कर सकती है, ये सारी सुविधाओं वाली एम्बुलेंस जिसको ACLS एम्बुलेंस हम बोलते हैं, एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस, बड़ी वाली एम्बुलेंस जो होती है उसके अंदर सारी सुविधाएं अलॉन्ग विथ एक जो पैरामेडिकल स्टाफ होता है वो उसमें होते हैं, जो ट्रेंड होते हैं एक लेवल तक ट्रीटमेंट करने के लिए। उस तरह की एम्बुलेंस जो 108 पे अवेलेबल है उनको कॉल करें और इमीडिएटली हेल्प को सीख करें। अगर एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही है तो किसी का मदद लेके जो भी नियरेस्ट हॉस्पिटल है, आप बेस्ट हॉस्पिटल जाने का इसमें प्रयास न करें, जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है जो मिनिमम फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड एटलीस्ट कर सकता है, जो कि इस तरह की इमरजेंसी को आपको टाइड ओवर करने में हेल्प कर सके, जिसमें ऑक्सीजन की सप्लाई हो, इंजेक्शन देने की सप्लाई व्यवस्था हो, बाईपेप की व्यवस्था हो। तो इस तरह के नियरेस्ट हॉस्पिटल में आप जाने की कोशिश करें और जब थोड़ा सा स्टेबलाइज हो जाए उसके बाद एक प्रॉपर एम्बुलेंस सर्विस लेके ही मूव करें जो बेटर सेंटर है उसमें। और ये एक लाइफ सेविंग या लाइफ रिस्किंग इवेंट है, ये ध्यान रखना होगा। तो इसमें आप अपना काम और फुल मेंटेन रखें और उसके हिसाब से डिसीजन लें, कभी भी गाड़ी खुद से चला के ना जाए। एक दो चीज़ें कि जब एम्बुलेंस से आप जाते होते हैं और जब मरीज सीरियस होता है तो जब एक कॉमन सेंस होता है कि हम मरीज को आराम दें। आराम देने के लिए क्या करते हैं हम कि मरीज को लिटा कर लेके जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे बात बिल्कुल उल्टी है कि जब आप लिटाएंगे तो मरीज को सांस फूलने की परेशानी और ज़्यादा बढ़ने लगेगी।
जब हम बैठे होते हैं तो क्या होता है कि हमारी ग्रेविटी के कारण जो ब्लड का पुलिंग पैर की तरफ होता है, हार्ट की तरफ ब्लड कम पहुंचता है, क्योंकि ग्रेविटी धरती ब्लड को नीचे की तरफ खींच रही है। जब एक बार पेशेंट को हम लेटा देते हैं तो ब्लड का मूवमेंट हार्ट की तरफ ज़्यादा शुरू हो जाता है, और जितना ज़्यादा ब्लड हार्ट की तरफ ज़्यादा जाएगा उतना ज़्यादा उस पर प्रेशर पड़ेगा, उतना ज़्यादा लंग्स के अंदर पानी या ब्लड का इकट्ठा होने का सिलसिला होगा, उतनी ज़्यादा सांस फूलेगी, मरीज उतना सीरियस होता जाएगा। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ कि मरीज को हम आराम देने की कोशिश कर रहे हैं, आराम देने का सोच रहे हैं, लेकिन मरीज को एक बार ध्यान रखें कि इस तरह का मरीज है तो उसको सबसे बेहतर आराम तब मिलेगा जब मरीज को हम बैठा कर मूव कर रहे हैं। लेटाने से समस्या मरीज की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए इस तरह का मरीज, कोई भी मरीज जिसको सांस फूल रही हो, आप उसको बैठा के ले जाएं तो मरीज को ज़्यादा आराम मिलेगा। कारण जो भी हो, अगर हार्ट से होगा तो बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा इसमें। तो आपको चूंकि पता नहीं कि वो हार्ट से है कि फेफड़े से परेशानी हो रही है, किडनी की परेशानी हो रही है, अभी जब तक जांच नहीं होगी तब तक क्लियर नहीं होता है, लेकिन मान के चलें कि ये हार्ट से परेशानी है और पेशेंट को कोशिश करें कि बैठा के विद सपोर्ट आप बैठा सकते हैं। अगर पेशेंट ऐसे नहीं बैठ पा रहा तो, लेकिन बैठा कर ले जाने की ही कोशिश करें। पैरों को ऊंचा ना करें, पैरों को नीचे लटका के रखें, और अगर संभव हो तो टैबलेट कुछ आते हैं, जैसे लैसिक्स का टैबलेट आता है, डाइटोरिक नाम के मेडिसिन उसका टैबलेट आता है, 10 मिलीग्राम या 20 मिलीग्राम की टैबलेट, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। इस तरह के पेशेंट जो कार्डियक पेशेंट्स होते हैं उनके पास पहले से अवेलेबल होती हैं, और जिनके पास नहीं है वो आसपास के मेडिकल शॉप से लैसिक्स नाम का टैबलेट 20 मिलीग्राम या 40 मिलीग्राम का टैबलेट आप खरीद के इमीडिएटली पेशेंट को खिलाएं, कुछ राहत मिलेगी। और संभव हो तो जो भी पास का हॉस्पिटल है वहाँ जाएं, और वहाँ पे जो भी डॉक्टर अवेलेबल होंगे वो पेशेंट की सिचुएशन को देख के, बीपी, पल्स, ये सब को देख के, ज़रूरत होगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई देंगे आपको, और इंजेक्शन जो मैंने जो दोनों बताया, जिसका टैबलेट बताया आपको लैसिक्स और डाइटोर का, वो अवेलेबल अगर उस हॉस्पिटल में है तो उसका इंजेक्शन लगाएंगे तो पेशेंट को जल्दी सुधार होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ऑक्सीजन देने की कोशिश करें। अगर एम्बुलेंस में अवेलेबल है तो ऑक्सीजन एम्बुलेंस में लगवाएं, वो पैरामेडिक्स आपको देख सकते हैं, और नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाएंगे तो वो भी डेफिनेटली ऑक्सीजन कम होगा तो ऑक्सीजन लगाएंगे। मरीज को कूल और काम रहने का एक एडवाइस दें कि जितना ज़्यादा उसको बेचैनी, अगर पेशेंट समझ पा रहा है आपकी बात को, तो जितना ज़्यादा वो बेचैन होगा उतना ज़्यादा धड़कन उसकी बढ़ेगी, उतना ज़्यादा हार्ट की फेलियर का जो सिम्टम है या लंग में पानी का सिम्टम है उतना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। इसलिए मानसिक तनाव जो पेशेंट का है उसको कम करने की ज़रूरत है, और रिलेटिव्स भी अगर पैनिक नहीं करें तो उसके मानसिक तनाव को हम लोग बहुत हद तक कम कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ है कि दवाइयों के सिवा और ऑक्सीजन के सिवा आप मुंह से कुछ भी देने की कोशिश ना करें, कुछ भी खिलाने की कोशिश ना करें। कारण उसका ये है कि इस तरह का मरीज, जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि इस तरह का मरीज 5 से 10 मिनट में ही बहुत सीरियस हो सकता है, और ये कितना सीरियस होगा ये कोई भी प्रेडिक्शन किसी भी तरीके से संभव नहीं है। अगले 10-15 मिनट में क्या स्थिति बनती है, आधे घंटे में क्या स्थिति बनती है, ये कितनी बार हमें भी नहीं पता होता कि पेशेंट किस तरह से रेस्पॉन्ड करेगा, सुधार की तरफ या खराबी की तरफ जाएगा। तो उस परिस्थिति में हमेशा हमें मानसिक रूप से तैयार होना होता है कि हमें वेंटिलेटर पे भी पेशेंट को डालना पड़ सकता है तात्कालिक रूप से, और उस तरह का पेशेंट जिसमें वेंटिलेटर पर डालने की नौबत आती है, अगर आपने कुछ खिलाया है तो वो हमें बहुत परेशानी खड़ी कर सकता है कि अगर पेशेंट को अचानक से वॉमिटिंग होने लगी तो दो चीज़ हो सकती है कि उसके मुंह में वॉमिटिंग का जो भी मटेरियल है वो रहेगा, तो हमें ट्यूब डालने में, जो वेंटिलेटर का ट्यूब डालने होता है, वो परेशानी होने लगती है। दूसरा कि जब उस तरह के पेशेंट को उल्टी होती है, चूँकि अपने पूरे होशो हवास में पेशेंट नहीं रहता है ऑक्सीजन की कमी के कारण, तो अचानक से उस तरह के जो उल्टी वाला मटेरियल, आपका वोमिटिंग वाला मटेरियल बाहर आ रहा है, उसके सांस की नली या फेफड़े में जाने का खतरा रहता है। और एस्पिरेशन निमोनिया एक टर्म है जिसमें निमोनिया जो आपके खाने उल्टी में जो खाने का पार्ट निकला उसके आपके लंग्स में जाने के प्रोसेस को एस्पिरेशन हम बोलते हैं, और उसके चलते जो निमोनिया होता है उसको हम लोग एस्पिरेशन निमोनिया बोलते हैं, जो एक बहुत ही खतरनाक तरह का निमोनिया है। और ये दोनों लंग्स में एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है, इसलिए इस तरह के पेशेंट को खाने पिलाने से बचे ताकि एस्पिरेशन का खतरा कम से कम हो सको, और जब कम हो सके, और जब हम ट्यूब डालने का सोचें, अगर ज़रूरत पड़ती है तो हमें उस तरह की परेशानी नहीं खड़ी हो। बाकी बीपी, पल्स, ऑक्सीजन की रेगुलर मॉनिटर करें, और जो भी इमरजेंसी टीम आपको रिसीव करने के लिए आती है,
चाहे डॉक्टर हों, पैरामेडिक्स हों, उनको पूरी अपने कार्डियक हिस्ट्री या बीमारी की पूरी जानकारी दें, जो भी तरह की बीमारियां हैं और जो भी दवाइयाँ चल रही हैं। इमरजेंसी में वो जो प्रॉपर रेस्पॉन्स होगा जो दवाइयों के थ्रू, वो डेफिनेटली करेंगे। अस्पताल जब आप पहुंचते हैं तो उनमें जो मैंने बताया कि सबसे पहला तो यही है कि ऑक्सीजन आपको देना है, वो आपको डॉक्टर्स देते हैं, नर्सिंग स्टाफ देते हैं। डायबिटिक्स जिसमें फुरासेमाइड, लाइसिक्स का इंजेक्शन है, डाइट्रो का इंजेक्शन है, वो देते हैं प्रॉपर मात्रा में, ताकि जल्दी से आपके बॉडी से पानी रिमूव हो और आपके हार्ट पे प्रेशर कम पड़े, आपके लंग्स का पानी कम हो और आपकी सांस फूलने की प्रॉब्लम जो है वो कम हो। वेंटिलेटर हम दे सकते हैं। वेंटिलेटर दो तरह के होते हैं, या तो सिंपल हम मास्क लगा के डायरेक्टली मशीन से सांस दें। आपके लंग्स के नली में, फेफड़े की नली में कोई भी ट्यूब नहीं डालते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन या बाईपेप वेंटिलेशन। दूसरा एक वेंटिलेशन होता है जिसमें कि अगर पेशेंट ज़्यादा सीरियस हो गया और वो बाईपेप मशीन पे भी मेंटेन नहीं कर पा रहा है जो भी हमारे पैरामीटर हैं, या मरीज बेहोश है पूरी तरह से और बाईपेप हम सपोर्ट नहीं दे सकते उस परिस्थिति में हम उसके सांस की नली में ट्यूब डाल देते हैं और टोटल रेस्पिरेशन उसका वेंटिलेटर मशीन के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। एक पर्टिकुलर एम्फेसिस में फिर से देना चाहूँगा कि आपको जब इस तरह के सिम्टम हो, आप बेस्ट हॉस्पिटल, सबसे अच्छे हॉस्पिटल में ले जाने का ट्राई नहीं करें। मान लीजिए आपका घर किसी एक कोने में है और आप किसी दूसरे कोने में 10 किलोमीटर दूर आप हॉस्पिटल आप रेगुलर दिखाते हैं जो एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, इस तरह की परिस्थिति में उस 10 किलोमीटर की दूरी को तय करने में अगर आधा घंटे 40 मिनट आपको लगने हैं तो वो बहुत ही घातक हो सकता है। तो कोशिश करें कि एक रीजनेबली गुड सेंटर हो आसपास आपके, जहाँ पे कि आपको आइडिया हो कि हाँ ये बेसिक फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड वहाँ पे ले सकते हैं। वहाँ पे जाके एक पार्शियल स्टेबलाइजेशन पेशेंट का जरूर करवा लें। वहाँ पे डायबिटिक्स देके, लाइसिक्स का इंजेक्शन देके, ऑक्सीजन देके, बाईपेप देके वो स्टेबलाइज कर सकते हैं। और जब एक बार पेशेंट पार्शियली स्टेबलाइज हो जाए या पेशेंट स्टेबल नहीं भी हो पा रहा है तो एक प्रॉपर एम्बुलेंस सर्विस जिसमें एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट की एम्बुलेंस होती है, जिसमें पैरामेडिक्स भी ट्रेंड होते हैं फुल्ली और जिसमें बहुत सारी तरह की सुविधाएं होती हैं, उस तरह के एम्बुलेंस सर्विसेज की फैसिलिटी को अवेल करें और उस तरह के एम्बुलेंस में ही पेशेंट को मूव करें, ताकि कोई भी इमरजेंसी खड़ी होती है पेशेंट को या रिस्क बढ़ता है पेशेंट का, तो आप वहाँ पे प्रॉपरली हैंडल हो पाए। आप अपनी गाड़ी में, पर्सनल गाड़ी में इस चीज़ को हैंडल नहीं कर सकते और कितनी बार ऐसा होता है कि मरीज को बेस्ट हॉस्पिटल ले जाने के क्रम में पेशेंट रास्ते में ही दिक्कत बढ़ जाती है, क्रैश कर जाता है और वो कितनी बार रिवाइव नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ हर मिनट बहुत कीमती है। अगर 5 मिनट आपने कुछ भी इंटरवेन नहीं किया तो हो सकता है 10वें मिनट में पेशेंट इतना बेचैन हो जाए कि आप हेल्पलेस फील करें अपनी गाड़ी में अपने आप को। इसलिए बेटर है कि आप जो भी नियरेस्ट हॉस्पिटल है एक रीजनेबली कैपेबल सेंटर होना चाहिए जहाँ पे आप जाएं और वहाँ पे फर्स्ट एड का ट्रीटमेंट करवा के एक प्रॉपर एम्बुलेंस लेते हुए, एडवांस लाइफ सपोर्ट का एम्बुलेंस जो होता है ACLS एम्बुलेंस, उसको लेते हुए और जो बेस्ट सेंटर आप समझते हैं वहाँ पे मूव कर सकते हैं। मैं फिर वही एक पार्टिकुलर एम्फेसिस दूंगा कि मरीज को किसी भी हालत में लेटने न दें, उसको बैठा के रखें। हालांकि ये आम धारणा होती है कि मरीज को हम लेटा दें तो उसको ज़्यादा राहत होगी, लेकिन इस कंडीशन में लेटाने से मरीज की स्थिति ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। इसलिए आप बैठा के रखें मरीज को। ऑक्सीजन अगर संभव हो तो पल्स ऑक्सीमीटर लगा के रखें और ऑक्सीजन अगर आपके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर मशीन है तो उससे आप ऑक्सीजन भी दे सकते हैं। खुद ड्राइव बिल्कुल ना करें, किसी का हेल्प लें, या तो एम्बुलेंस सर्विसेज का हेल्प लें या रिलेटिव्स का हेल्प लें, या अपने पास पड़ोस में जो भी नेबर हैं उनका हेल्प लें। तो ये कंप्लीट सेशन है आपका ये एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर पे और एक्यूट पल्मोनरी एडिमा पे जो मैंने डिटेल में बताया, और जो फर्स्ट एड हम कर सकते हैं वो मैंने बताया। एक चीज़ और कि अगर आपको पहले से हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है और अचानक से इस तरह की समस्या खड़ी होती है तो एक डाउट हमेशा हार्ट अटैक का रखना होता है, और हार्ट अटैक के लिए जो भी लोडिंग डोज मैंने बताई हैं उसको भी आप दे सकते हैं। इकोस्प्रिन जो 300 मिलीग्राम मैंने बताई, क्लोपिडोग्राल 300 मिलीग्राम मैंने बताई, और आपका एट्रोवास्टेटिन की गोली 80 मिलीग्राम की मैंने बताई। ये तीनों मेडिसिन आप दे सकते हैं। तो ये आपका सेशन हुआ एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर पे और एक्यूट पल्मोनरी एडिमा पे। दूसरा एक कार्डियक इमरजेंसी जो मैंने पहले भी डील किया था कार्डियक अरेस्ट के ऊपर, उसको भी मैं अभी डील कर लेता हूँ।
कार्डियक अरेस्ट क्या होता है कि हार्ट फेलियर हुआ कि हार्ट की पंपिंग कम हो गई। कार्डियक अरेस्ट क्या हुआ कि आपका हार्ट पंप कर रहा था और अचानक से उसकी पंपिंग या तो पूरी तरह से रुक गई या इतनी तेज पंपिंग हो रही है कि उसकी इफेक्टिव पंपिंग जो होती है वो नहीं हो रही है। दोनों दो तरह के फेनोमेना है, दोनों का ट्रीटमेंट भी थोड़ा अलग है। तो कार्डियक अरेस्ट क्या होता है कि हृदय का जो धड़कना है वो बंद हो जाना या इफेक्टिव धड़कना जो प्रॉपर पंपिंग होती है उसके बदले वो सिर्फ वो बहुत तेजी से फड़क रहा है। प्रॉपर पंपिंग जो अंदर सिकुड़ना और फैलने की क्षमता होती है वो उसकी खत्म हो गई है। जो बहुत तेज धड़कन होती है जिसमें कि इफेक्टिव पंपिंग नहीं हो रही, पंप तो कर रहा है हार्ट लेकिन इफेक्टिव पंपिंग जिसमें कि हार्ट में ब्लड रिसीव होगा कुछ और वो पंप कर पाएगा आपके बॉडी के इस्तेमाल के लिए, तो इतनी तेज वो धड़कन हो रही है कि उसमें ब्लड रिसीव करने का भी टाइम नहीं है और पंप भी प्रॉपर टाइम करने का टाइम नहीं मिल पा रहा। उस तरह के बीमारी को बोलते हैं वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, जो धड़कन 150 से लेकर 250 तक कुछ भी हो सकती है और इस तरह के पेशेंट्स में भी कार्डियक अरेस्ट का खतरा होता है। दूसरा है कि पेशेंट की पंपिंग हो रही थी और अचानक से उसकी पंपिंग बिल्कुल रुक गई, बिल्कुल एक्टिविटी नहीं हो रही है। तो इस तरह का पेशेंट अचानक से बेहोश हो जाता है, न उसकी हमें सांस फील होती है, न उसकी नाड़ी, गले का नाड़ी या पैर की नाड़ी बड़ी बड़ी नसें होती है उसको हम फील करते हैं, तो कोई पल्स फील नहीं होता। और इस तरह के पेशेंट में अगर तुरंत उपचार नहीं किया गया तो अचानक से उसकी डेथ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इस तरह का पेशेंट जब भी होता है तो दो ही पॉसिबिलिटी होती है, या तो मरीज खुद से रिवाइव होकर ठीक हो जाए, खुद से उसकी जो धड़कन खराब हुई वो ठीक हो जाए, या इमीडिएटली हम इंटरवीन करें अगर वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है तो इलेक्ट्रिक शॉक देके, और एसिस्टोल मतलब धड़कना अगर अचानक रुक गया है जिसको हम लोग बोलते हैं एसिस्टोल, तो हम लोग कार्डिक सीपीआर स्टार्ट करते हैं और सीपीआर से अगर पेशेंट रिवाइव हो गया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज पेशेंट का जान बताना कि कितनी बार ही मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह का पेशेंट अचानक से अनरेस्पॉन्सिव हो जाता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। जब हम नब्ज फील करते हैं या उसकी सांस को देखने की कोशिश करते हैं तो हमें कुछ भी फील नहीं होता, और इस तरह का पेशेंट हमें मान के चलना चाहिए कि कार्डियक अरेस्ट का पेशेंट है। और कार्डियक अरेस्ट में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इमीडिएटली किसी को हेल्प के लिए बुलाएं। दूसरा चीज़ है कि आप इमीडिएटली चेस्ट के कंप्रेशन को शुरू करें, और अगर आप ट्रेंड नहीं है तो सिर्फ चेस्ट कंप्रेशन को कंटिन्यू रख सकते हैं तब जब तक आपके पास कोई दूसरा हेल्प ना आ जाए दूसरे पर्सन के रूप में, या कोई एम्बुलेंस सर्विसेज या पैरामेडिक्स के फॉर्म में। और तीसरा चीज़ है कि अगर आप ट्रेंड हैं तो आप चेस्ट कंप्रेशन के साथ साथ हर 30 चेस्ट कंप्रेशन के बाद 2 मुंह से ब्रीदिंग, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग जिसको बोलते हैं, वो भी दे सकते हैं। इमीडिएटली आप किसी को हेल्प के लिए बुलाएं, या तो एम्बुलेंस सर्विसेज 108 वगैरह की जो एम्बुलेंसेज होती है उनको बुलाएं जिसमें ACLS सपोर्ट के साथ फुल फैसिलिटी होती है। एक डिवाइस होती है जिसको मैंने पहले भी बताया था, AED डिवाइस, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। ये बड़े बड़े जो सेंटर्स होते हैं जैसे एयरपोर्ट हो गया, रेलवे स्टेशन हो गए, बड़े बड़े मॉल्स हो गए, उनके अंदर ये होता है। तो उसके जो पैचेज आते हैं वो आप चेस्ट पे चिपका सकते हैं, उनका मार्किंग बना होता है कि किस पैच को कहाँ पे चिपकाना है, और फिर वो एक आपको आदेश देता रहता है कि ये बटन दबाएं, ये करें, वो करें। तो जो भी वो कमांड आपको दे रहा है वो आप उसको फॉलो करें और उसको आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप थोड़े बहुत ट्रेंड हैं तो आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं ट्रेंड है तब भी थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और उससे बहुत सारे पेशेंट्स की ज़िंदगी को आप बचा सकते हैं। डेफिनेटली आप आसपास के लोगों को मदद के लिए बुलाएं। CPR का भी मैंने एक सेपरेट सेशन किया था पहले। CPR में क्या करते हैं कि आपके ये एक हाथ के ऊपर दूसरे हाथ के फिंगर को लॉक करते हैं, और इस वाले पार्ट से आपके जो एक्सटर्नल ये छाती के बीच का पार्ट है यहाँ पे रख के, और नीचे की तरफ ये हाथ को यहाँ से स्ट्रेट रखते हुए और नीचे की तरफ ये पंप करना है स्ट्रेट, और अंदर पंप करना है और उसको रिलीज होने देना है ताकि उसका नीचे की तरफ दबना और ऊपर की तरफ उठना लगभग 3 से 5 सेंटीमीटर का हो, और प्रॉपर वे में ये रिक्वाइल होना चाहिए। मतलब नीचे गया और ऊपर जो ऊपर आया उसको हम लोग रिक्वाइल बोलते हैं। तो रिक्वाइल भी प्रॉपर होना चाहिए, दबना भी प्रॉपर चाहिए, रिक्वाइल भी प्रॉपर होना चाहिए। रिक्वाइल इसलिए ज़रूरी है कि वो रिक्वाइल होगा तभी हार्ट फैलेगा, उसके अंदर ब्लड तभी एक्यूमुलेट होगा, और जब नीचे हम दबाएंगे तभी वो पंप होगा, क्योंकि हार्ट की अपनी इफेक्टिव पंपिंग नहीं हो रही है। तो जो
दबने और फैलने का सिलसिला जो हार्ट के अंदर है वो चूंकि हार्ट नहीं कर पा रहा, तो हम बाहर से प्रेशर देके कर पा रहे हैं। हार्ट का जो पंपिंग और रिलैक्सेशन वाली जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम लोग कभी मैच नहीं कर सकते जितनी ताकत से वो कर पा रहा है, लेकिन हम उसके आसपास तक पहुंच सकते हैं अगर प्रॉपरली करें, ट्रेंड हैं तो। और एक आदमी के बस की बात नहीं है, मल्टीपल लोग चाहिए होते हैं, बहुत ताकत लगती है इसमें। इसलिए इसमें रोल स्विच ओवर भी बहुत जरूरी है कि एक आदमी ने 2-3 मिनट तक अगर चेस्ट को कंप्रेशन दिया है तो वो डेफिनेटली थक जाएगा, वो नहीं कर सकता उसके आगे इफेक्टिव चेस्ट कंप्रेशन। तो जो माउथ टू माउथ ब्रीदिंग सांस जो दे रहा है वो आपके चेस्ट कंप्रेशन के रोल में आ जाएगा, और चेस्ट कंप्रेशन वाला बंदा आपके 3 मिनट 4 मिनट के लिए माउथ टू माउथ ब्रीदिंग वाले रोल में चला जाएगा। और ये रोल इंटरचेंज होता रहेगा जब तक कि कोई और हेल्प पैरामेडिक के फॉर्म में ना आ जाए या पेशेंट हॉस्पिटल ना पहुंच जाए। ये दबाना कितनी बार है, तो 100 से 120 बार चेस्ट को दबाना है प्रति मिनट के हिसाब से। और हर दवा नीचे जाने के बाद छाती को प्रॉपरली रिकवाइल करने दें या ऊपर आने दें, और जब तक इसको जारी रखना है तब तक, जब तक आपके हेल्प नहीं पहुंच जाती किसी भी फॉर्म में, मेडिकल हेल्प। और एडी का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि मशीन को चालू करें, जो भी उसके पैचेज हैं उसका वो लेवल होता है कि इसको यहाँ लगा सकते हैं, उसको वहाँ लगा सकते हैं, 2 पैचेज होते हैं। और जो भी मशीन प्रॉम्प्ट देता है, जो भी इशारा करता है उसको फॉलो करते चलें तो उसको प्रॉपरली आप यूज़ कर सकते हैं। ट्रेंड है तो आप डेफिनेटली उसको यूज़ कर सकते हैं। और जब पेशेंट उसको हम शॉक करते हैं CPR के साथ साथ, तो फिर बहुत सारे पेशेंट को की ज़िंदगी बचाई जा सकती है। एक चीज़ और ज़रूरी बात है कि यहाँ पे भी आप टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर मिनट की देरी अगर कार्डियक अरेस्ट में होती है तो पेशेंट की बचने की संभावना 10% तक कम होती जाती है। तो अगर 10 मिनट तक प्रॉपर CPR नहीं हुआ तो समझिए कि उस पेशेंट के बचने की उम्मीद बिल्कुल खत्म हो गई। अगर आप CPR करते हैं तो कभी कभी 30-40 मिनट के CPR के बाद भी पेशेंट रिवाइव हो जाता है और वो सक्सेसफुली डिस्चार्ज होकर भी जाता है, ऐसा देखा गया है। मैंने भी बहुत सारे केसेज में देखा है कि 30 मिनट 35 मिनट तक CPR चलता रहा, लगातार लोग लगे रहे एक उम्मीद में, और वो उम्मीद फिर कामयाब हुई और पेशेंट फिर सेफली डिस्चार्ज होकर घर गया। ऐसा हमारे पास वीडियोस भी हैं जिसमें पेशेंट हॉस्पिटल में आया, इमीडिएटली वहीं पे कार्डियक अरेस्ट हुआ और हमने वहीं पे CPR शुरू किया, और 30 से 40 मिनट तक CPR करने के बाद पेशेंट रिवाइव होके कुछ टाइम लगता है, 5 दिन 7 दिन लगता है पेशेंट के स्टेबलाइजेशन और डिस्चार्ज तक में, बट डिस्चार्ज होकर भी घर जाता है। कोई अगर मान लीजिए आपने देखा कि पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो गया और आपको CPR नहीं आती, तो इस हेजिटेशन में उसको CPR ना करना मतलब बुद्धिमानी नहीं होगी कि आपको CPR नहीं आता। आपको नहीं भी आती तो आप प्रयास को शुरू कर दें, चेस्ट को दबाना शुरू कर दें जितना आता है। कुछ ना करने से तो कुछ करना भला होगा, ज़्यादा अच्छा होगा। इसलिए CPR आपको नहीं भी आता तो प्रयास करें, जितना संभव है उतना प्रयास करें जब तक कि आपके ट्रेंड हेल्प नहीं मिल जाता है। और CPR स्टार्ट करने के पहले या तो एम्बुलेंस सर्विसेज को या किसी और आस पड़ोस के लोगों को आप हेल्प के लिए ज़रूर बुला लें। अगर आप प्रशिक्षित CPR प्रोवाइडर हैं तो हर 30 चेस्ट कंप्रेशन के बाद 2 माउथ टू माउथ ब्रीदिंग दें। अगर आप प्रशिक्षित नहीं हैं और आपको लगता है कि आप उतने ट्रेंड नहीं है कि आप दोनों चीज़ मैनेज कर सकते हैं, तो सिर्फ आप चेस्ट कंप्रेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे भी मैं फिर वही बात बोलूँगा कि इस तरह के पेशेंट को आप बेस्ट हॉस्पिटल में ले जाने का बिल्कुल कोशिश न करें। जो भी आपके पास का रीजनेबली गुड सेंटर हो, ठीक ठाक सेंटर हो, वहाँ पे आप जाएं, पेशेंट को रिवाइव कराने की पहले कोशिश करें, क्योंकि शुरू का 2, 4, 5, 10 मिनट बहुत कीमती होता है और उसके बाद पेशेंट की जान बचाना उतना ही मुश्किल हो जाता है। अगर पेशेंट को मूव भी करना है कहीं तो एडवांस्ड कार्डियक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस, जो बड़ी वाली एम्बुलेंस होती है जिसमें सारी फैसिलिटीज अलॉन्ग विद द पैरामेडिकल स्टाफ होती हैं, उसको अवेल करें। और कितने बहुत सारे एम्बुलेंसेज आपके हाउस एम्बुलेंस कॉल भी प्रोवाइड करते हैं, जो अच्छे हॉस्पिटल्स हैं। हम लोग जो 40 स्पॉट्स में थे तो वहाँ पे भी हम लोग हाउस कॉल अटेंड करते थे कि कॉल आया तो इमीडिएटली हम लोग 3-4 मिनट 5 मिनट के अंदर अपनी एम्बुलेंस लेके और वहाँ पे पहुँच जाते थे। तो जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है जिसके बारे में जानकारी हो कि एटलीस्ट वहाँ पे एक मिनिमली ट्रेंड स्टाफ हो, ऑक्सीजन की सुविधा हो, डिफिब्रिलेटर की सुविधा हो और वेंटिलेटर की सुविधा हो, वहाँ पे आप मूव करें। तो ये आपका सेशन हुआ कार्डियक अरेस्ट के ऊपर। तो हमने 3 जो मेजर कार्डियक इमरजेंसी है, पिछले सेशन में हार्ट अटैक के ऊपर एक कार्डियक इमरजेंसी को डील किया था। आज हमने एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर या हार्ट के बाएं साइड का फेल होना मीन्स उसकी पंपिंग का
कम हो जाना, फेल होना मीन्स हार्ट का धड़कन का रुक जाना नहीं है, जो मिसकॉन्सेप्शन है, और उसके कारण लंग्स में पानी का इकट्ठा होना, उस पर डील किया। उसके फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के बारे में डील किया। और तीसरा कार्डियक अरेस्ट, उसका फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, क्या प्रिकॉशन लेने हैं, क्या सावधानियां बरतनी है पेशेंट मूव करने में, ट्रीटमेंट में, फर्स्ट एड में, ये सारी चीज़ों को डील किया। तो ये 3 इमरजेंसी जो मेजर इमरजेंसी थे उसके बारे में हमने समझा और उसको देखा, और उम्मीद है कि इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। देख लेता हूँ कोई क्वेश्चन वगैरह हैं तो। एक पुरुषोत्तम कुमार पांडे का क्वेश्चन है कि ट्राइग्लिसराइड 245 है और एट्रोवेस्टिन 10 मिलीग्राम और फेनोटाइलेट 160 मिलीग्राम ले रहे हैं, सही है? जी बिल्कुल ये सही है, लेकिन इसमें कोलेस्ट्रॉल आपने मेंशन नहीं किया है, तो कोलेस्ट्रॉल अभी देखना होगा कि एट्रोवेस्टिन की ज़रूरत उसमें कितनी है। सिर्फ ट्राइग्लिसराइड के लिए तो फेनोफाइब्रेट ठीक है, बट एट्रोवेस्टिन के बारे में किसी भी तरह का कमेंट करने के लिए मुझे कोलेस्ट्रॉल का भी लेवल का आइडिया होना चाहिए, तभी मैं एक्चुअली बता सकता हूँ कि उसमें कितना वो एट्रोवेस्टिन कितनी देनी है। तो आई थिंक और कोई क्वेश्चन नहीं है आई थिंक। तो और कोई क्वेश्चन नहीं है, तो इसी के साथ हम लोग आज का सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। नेक्स्ट वीक कोई नए टॉपिक के साथ, कोई नए इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ हम जुड़ेंगे। अगर आप कोई टॉपिक पे सजेशन या ये लाइव सेशन चाहते हैं तो हम लोग उसको डील करेंगे। पहले भी हमने 2-3 सेशन आपके फरमाइश पे किया था, और वैसा कोई अगर फरमाइश या एडवाइस नहीं आती है तो हम अपने हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को एक नेक्स्ट वीक डील करने की कोशिश करेंगे, ताकि जितने जनमानस है उनको फ़ायदा हो सके। और चूँकि ये कार्डियक इमरजेंसी का सेशन पिछला सेशन हो चाहे आज का सेशन हो, ये कार्डियक इमरजेंसी सेशन से रिलेटेड है, और ये किसी को भी कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है आपके आस पड़ोस में, घर में। तो जितने ज़्यादा लोगों को इसको स्प्रेड और शेयर कर सकते हैं उतना लोगों को करें तो उनको फ़ायदा हो। इसका फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, मेडिसिन क्या दे सकते हैं वो सब मैंने डील किया है, और इससे बहुत लोगों को फ़ायदा होगा डेफिनेटली, और बहुत सारे मरीजों की जान को बचाया जा सकता है इस सारे फर्स्ट एड के ट्रीटमेंट से। और उम्मीद करता हूँ कि इससे आप लोगों को फ़ायदा होगा अगर इस तरह की कोई इमरजेंसी आपके आसपास पड़ोस में खड़ी होती है। इसी के साथ इस सेशन को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। मैं डॉक्टर अभिषेक नमनहाट कंकड़बाग पटना से। नेक्स्ट वीक लगभग 12 बजे हम नए किसी टॉपिक के साथ दोबारा जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।